भगवान बुद्ध ने कहा था कि निष्क्रिय रहना मौत को दावत देने जैसा है, जबकि लगातार मेहनत करना जीवन जीने का सही तरीका है। मूर्ख व्यक्ति निष्क्रिय रहता है, जबकि समझदार व्यक्ति लगातार मेहनत करता है। इसी तरह चीन के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा था कि अगर उद्देश्य तक पहुंचना मुश्किल लगे तो उद्देश्य को नहीं बल्कि अपने रास्ते को बदल दो। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि हम भगवान बुद्ध और कन्फ्यूशियस द्वारा कही गई इन बातों की चर्चा आज यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चीन और भारत दोनों अपने अपने महापुरुषों द्वारा कही गई बातों पर अमल कर रहे हैं और एक नई तरह की कूटनीतिक जंग लड़ रहे हैं। भारत ने कई वर्षों के बाद कूटनीतिक निष्क्रियता को छोड़ दिया है और अब भारत अपने पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने के लिए नए सिरे से मेहनत कर रहा है। इसी तरह चीन ने अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए नए रास्तों की तलाश शुरू कर दी है और कई रास्तों का नाम बदलने की तैयारी कर ली है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के श्रीलंका दौरे पर थे, जहां वो अंतर्राष्ट्रीय वैसाख डे के मौके पर मुख्य अतिथि भी थे। अंतर्राष्ट्रीय वैसाख डे भगवान बुद्ध को याद करने का दिन है, क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीलंका दौरे का मकसद दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करना है। चीन श्रीलंका समेत दक्षिण एशिया के ज्यादातर देशों पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और बढ़ाना चाहता है और भारत उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में श्रीलंका में अपना निवेश बढ़ाया है और वो श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को भी विकसित कर रहा है। भारत के मुताबिक ये चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली रणनीति का हिस्सा है, जिसके जरिए वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह में चीन का निवेश भी इसी दिशा में एक कदम है। लेकिन अब भारत ने श्रीलंका में चीन का मुकाबला करना शुरू कर दिया है। श्रीलंका में जब से मैत्रीपाला सिरिसेना की सरकार आई है, भारत और श्रीलंका के संबंध बेहतर हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 2 वर्षों में 2 बार श्रीलंका जा चुके हैं। अब वहां भारत के पक्ष में माहौल बनने लगा है। भारत और श्रीलंका के बीच बने कूटनीतिक सेतु का ही यह नतीजा है कि श्रीलंका ने चीन को कोलंबो में अपनी पनडुब्बी डॉक करने से मना कर दिया है, उसकी परमिशन देने से इनकार कर दिया है। जबकि वर्ष 2014 में श्रीलंका ने चीन को पनडुब्बी डॉक करने की इजाजत दे दी थी। श्रीलंका की इस हरकत पर भारत ने अपनी नाराजगी का इजहार भी तब किया था। लेकिन चीन ने भारत को घेरने की अपनी हसरत अभी छोड़ी नहीं है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक का निर्माण करके चीन पहले ही भारत की संप्रभुता को खतरे में डाल चुका है, क्योंकि सीपेक का एक हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी होकर गुजरता है, जो भारत का हिस्सा है और जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। चीन सीपेक को अपनी नई सिल्क रूट नीति का हिस्सा मानता है और भारत को भी इसका हिस्सा बनाना चाहता है। लेकिन भारत के लिए खतरे की बात यह है कि चीन अपनी नई सिल्क रूट नीति के जरिए अपना प्रभाव दक्षिण एशिया से शुरू करके पूरे एशिया तक और उसके बाद यूरोप तक बढ़ाना चाहता है। और ऐसे में अगर भारत चीन की इस योजना का हिस्सा बनता है तो भारत को चीन के जूनियर पार्टनर की भूमिका निभानी होगी, जो भारत को मंजूर नहीं होगा। इसके अलावा चीन की 1 रोड 1 बेल्ट नीति दक्षिण एशिया के देशों में उसकी सैन्य मौजूदगी को भी बढ़ाएगी, जो भारत के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या चीन की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल होने से इनकार करके भारत को कोई बड़ा नुकसान होने वाला है, या फिर भारत खुद अपने स्तर पर कोई ऐसी योजना शुरू कर सकता है जिसमें हम बिना चीन की मदद लिए दक्षिण एशिया और फिर यूरोप से जुड़ जाएं। चीन की राजधानी बीजिंग में 14 और 15 मई को सिल्क रोड समिट का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेंगे, जिनमें रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हैं। 1 बेल्ट 1 रोड का विचार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वर्ष 2013 में दिया था। सिल्क रूट वो व्यापारिक मार्ग है जिसके जरिए चीन 2200 वर्ष पहले अपना रेशम यूरोप के देशों को बेचा करता था और बदले में उन देशों से सोने और चांदी जैसी वस्तुओं का आयात करता था। भारत भी सिल्क रूट का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। चीन चाहता है कि वो एक बार फिर इस व्यापारिक रास्ते का इस्तेमाल आर्थिक तरक्की के लिए शुरू करे। चीन और पाकिस्तान के बीच बन रहा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक भी इसी आधुनिक सिल्क रूट का हिस्सा है। चीन नए सिल्क रूट में सड़क के साथ साथ
समुद्र और रेल मार्गों का भी एक नेटवर्क बनाना चाहता है। इसी कोशिश के तहत चीन ने इस साल से यूवी शहर और लंदन के बीच एक मालगाड़ी सर्विस की शुरुआत की है। ये मालगाड़ी 18 दिनों का सफर करते हुए चीन से लंदन पहुंचती है। इसी तरह चीन 2016 में ईरान की राजधानी तेहरान और चीन के शहर यीवू के बीच रेल रूट की शुरुआत कर चुका है। इस रूट पर चलने वाली मालगाड़ी को करीब 10,400 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है और इसमें उसे 14 दिनों का वक्त लगता है। चीन अपने शहर कुनमिंग से भारत के कोलकाता तक भी एक हाई स्पीड ट्रेन चलाना चाहता है। चीन चाहता है कि बांग्लादेश और म्यांमार भी इस परियोजना का हिस्सा बने। वन बेल्ट वन रोड के दायरे में करीब 65 देश आते हैं। सोचिए कितनी बड़ी परियोजना है, 65 देश इसमें आते हैं। इन देशों में दुनिया की 60% आबादी रहती है और दुनिया के कुल जीडीपी में इसका हिस्सा 30% है। चीन का कहना है कि यह योजना वन रोड वन बेल्ट के दायरे में आने वाले सभी देशों के लिए खुली है। चीन भारत को भी इस परियोजना का हिस्सा बनाना चाहता है, लेकिन जब तक चीन पीओके में अपना निवेश नहीं रोकेगा, तब तक भारत के लिए इस परियोजना का हिस्सा बनना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि चीन इशारों में यह कह चुका है कि वो भारत को राजी करने के लिए सीपेक का नाम बदल सकता है, लेकिन नाम बदलने से चीन की नीयत नहीं बदलेगी। चीन की यह परियोजना वैसी ही है जो 19वीं सदी में ब्रिटेन की थी। तब ब्रिटेन ने भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया था। इसलिए कई देश चीन के सिल्क रूट 2.0 को शक की निगाह से देख रहे हैं। दो वर्षों में दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका पहुंचे तो पूरा श्रीलंका उनके स्वागत में जुट गया। मौका था अंतर्राष्ट्रीय वैसाख डे का, यानी वो दिन जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। भारत भगवान बुद्ध की धरती है तो श्रीलंका वो देश जहां बौद्ध धर्म का खूब प्रचार हुआ। श्रीलंका की 70% आबादी बौद्ध धर्म को मानती है। भारत के महान सम्राट अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे और बेटी को भेजा था और आज हजारों वर्षों के बाद ये धर्म भारत और श्रीलंका के बीच सबसे बड़ा सेतु है। प्रधानमंत्री जब श्रीलंका पहुंचे तो वो अपने साथ बौद्ध धर्म का वो संदेश भी ले गए जो पल पल युद्ध के लिए उतारू दुनिया को शांति का पाठ पढ़ा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जानते हैं कि कुछ देश शांति के दुश्मन हैं, इसलिए उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान को समझा दिया कि या तो वो आतंकवाद का साथ छोड़ दे या फिर दुनिया उसे ही तन्हा छोड़ देगी। Sadly, these ideologies of hate and their proponents in our region are not open to dialogue and hence only open to causing death and destruction. महेंद्र राजपक्षे के राष्ट्रपति रहते श्रीलंका भारत से दूर हो रहा था और चीन के करीब जा रहा था। यही वजह थी कि चीन ने इस दौरान श्रीलंका में जबरदस्त निवेश भी किया, लेकिन अब भारत ने श्रीलंका को साधने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। श्रीलंका today is the third largest exporter of tea. It is because of your hard work. It is your labor of love which is instrumental in Sri Lanka meeting almost 17% of the world's demand for tea and earning more than 1.5 billion US dollars in foreign exchange. श्रीलंका और भारत के मजबूत होते संबंधों का ही नतीजा है कि श्रीलंका ने चीन को पनडुब्बी डॉक करने की इजाजत देने से मना कर दिया है। मोदी वर्ष 2015 में जब श्रीलंका गए तब उन्होंने जाफना का भी दौरा किया था। जाफना लिट्टे और श्रीलंकाई सरकार के बीच वर्षों तक चले संघर्ष का केंद्र रहा था। नरेंद्र मोदी जाफना जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। आज भी जाफना के लोगों के दिलों में प्रधानमंत्री के उस दौरे की यादें ताजा हैं।
the people here, the Tamils in Jaffna, who are known as the Elam Tamils. Mind you, that word has nothing to do with separatism, which was the hallmark of the 30-year brutal and bitter civil war. And Jaffna, where I am, was in the heart of that civil war. People here have suffered terribly, and they have, really taken the beating, the maximum beating for those long years of war. Because Jaffna is right in the north. It's linked to the mainland of Sri Lanka only by a very narrow strip of land. Even prior to my meeting him last time, I had occasion to. पिछली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन उससे भी पहले से मैं उनके बारे में तब से सुन रहा हूँ जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। गुजरात I had heard they had very high opinion. मैं गुजरात गया था, तब वहाँ के लोगों के उनके लिए बहुत ऊंचे विचार थे। वो बहुत अच्छे प्रशासक हैं, फोकस्ड हैं और अनुशासन प्रिय हैं। मुझे कोई शक नहीं कि वो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। And I have no doubt he would take India to very great heights, both economically and otherwise. लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ श्रीलंका को साथ लेने से दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते कदमों को रोका जा सकता है? 14 और 15 मई को चीन की राजधानी बीजिंग में न्यू सिल्क रोड सम्मेलन की शुरुआत होगी, जिसमें 29 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का औपचारिक नाम है बेल्ट एंड रोड फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। लेकिन भारत इस सम्मेलन में किसी बड़े नेता या मंत्री को नहीं भेज रहा है। चीन में भारतीय दूतावास के कर्मचारी इस सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। OROB से भारत की दूरी की वजह है पाकिस्तान से चीन की करीबी। चीन पाकिस्तान में सिपेक के नाम पर $57 बिलियन का निवेश कर चुका है, लेकिन सिपेक के कई रास्ते POK से होकर गुजरते हैं और POK पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। वैसे इस सम्मेलन में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जैसे दुश्मन देशों के प्रतिनिधि भी एक मंच पर मौजूद होंगे, लेकिन भारत ने इस कार्यक्रम से कूटनीतिक दूरी बनाकर रखने का फैसला किया है और इसकी वजह है चीन की विस्तारवादी नीयत। भारत समेत दुनिया के कई देश चीन और पाकिस्तान की सिपेक परियोजना को शक की निगाह से देखते हैं। चीन पर शक किया जाना ठीक भी है, क्योंकि चीन सिपेक के जरिए सामरिक और रणनीतिक फायदे भी उठाना चाहता है। लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि सिपेक की सड़क भी उसी प्राचीन सिल्क रूट का आधुनिक संस्करण है, जिसने चीन समेत पूरे दक्षिण एशिया को 2200 वर्ष पहले पूरी दुनिया का व्यापारिक केंद्र बना दिया था। चीन चाहता है कि वो इसी 2200 वर्ष पुराने सिल्क रोड को पुनर्जीवित कर दे। अगर चीन का ये सपना पूरा होता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। दरअसल प्राचीन सिल्क रूट भी कोई एक व्यापारिक मार्ग नहीं था, बल्कि वो अलग अलग व्यापारिक मार्गों का एक नेटवर्क था। और आज का सिल्क रूट भी कुछ ऐसा ही होगा, यानी कहीं देशों को जोड़ने के लिए लोहे की पटरियों का इस्तेमाल होगा तो कहीं सड़क का, और जहां दोनों नाकाम हो जाएंगे वहां समुद्र के रास्ते देशों को जोड़ा जाएगा। द वर्ल्ड लैंड ब्रिज रिपोर्ट के मुताबिक वन बेल्ट वन रोड की जद में दुनिया के 65 देश आते हैं। इन 65 देशों में दुनिया की 60% आबादी यानी करीब 450 करोड़ लोग रहते हैं। लेकिन इतने सारे लोग मिलकर जो मेहनत करते हैं, उसका आउटपुट दुनिया के कुल आउटपुट के मुकाबले सिर्फ 29% है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर वन बेल्ट वन रोड का सपना पूरा होता है तो वर्ल्ड आउटपुट में इन 65 देशों का हिस्सा बहुत बड़ा हो जाएगा। दरअसल न्यू सिल्क रोड के जरिए पूरी दुनिया के बीच एक ऐसा ब्रिज बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे सभी का फायदा होगा। यूरोप विकास के चरम पर पहुंच चुका है, जबकि एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर देश अब भी विकासशील हैं। यूरोप को अपना सामान बेचने के लिए एशिया की जरूरत है और एशिया को तकनीक हासिल करने के लिए यूरोप की, और इन्हीं दो जरूरतों के बीच ब्रिज का काम कर सकती है आधुनिक सिल्क रोड। नए सिल्क रोड के जरिए पूरी दुनिया एक सूत्र में बांधा जा सकता है, जिसमें यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और एशियाई महाद्वीपों के बीच न सिर्फ भेदभाव खत्म होगा, बल्कि तरक्की के रास्ते पर चलने से आतंकवाद की समस्या का भी हल हो सकता है। लेकिन ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि चीन अपनी इस योजना से दुनिया पर आर्थिक साम्राज्यवाद लादना चाहता है। OROB के तहत चलने वाली योजनाओं में चीन के मजदूर होंगे, चीन के पैसे होंगे, चीन की तकनीक होगी और बहुत सारी जगहों पर चीन की सेना भी होगी। ऐसे में जो देश चीन के प्रभाव में होंगे, उन पर चीन अपना मालिकाना हक जताएगा। चीन अगर इस योजना में सभी देशों को साथ लाना चाहता है तो उसे अपनी कथनी और करनी के फर्क को दूर करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिल नागरिकों को भी संबोधित किया। श्रीलंका में तमिल आबादी का एक बड़ा हिस्सा चाय के उत्पादन से जुड़ा है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान
तमिलों की मेहनत की तारीफ की और कहा कि उनको और श्रीलंका के तमिल लोगों को एक बात आपस में जोड़ती है और वो है चाय। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। ये तस्वीरें देखकर शायद आपको ऐसा लगेगा जैसे प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका में नहीं बल्कि भारत के किसी हिस्से में कोई रैली कर रहे हैं, लेकिन असल में ये रैली श्रीलंका में हो रही है। ये कूटनीति का एक नया स्टाइल है।